अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, तो हम लोग चैप्टर नंबर 17 सेकेंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर 17। इस चैप्टर के आप लोग 4 हिस्से कर सकते हैं। पहले हिस्से में आप लोगों ने पढ़ना होता है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। फिर दूसरा हिस्सा था, उसमें आप लोगों ने पढ़ा कोऑर्डिनेशन इन एनिमल और वो नर्वस सिस्टम पढ़ा, यानी नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब हम तीसरा हिस्सा शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम या फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन। चौथा और आखिरी हिस्सा इसमें बिहेवियर्स का होगा। तो इससे पहले पिछले सारे मेरे लेक्चर्स जो थे वो इस टॉपिक पे थे कि एनिमल्स के अंदर नर्वस सिस्टम कैसे वर्क करता है। वो एक क्विक सिस्टम है, उसकी मदद से जानदार बड़ी जल्दी रिस्पॉन्स देते हैं। अब जो हम सिस्टम पढ़ने लगे हैं इसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन आपको पता है जानदारों के अंदर कम्युनिकेशन यानी राब्ते को कहते हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसे भी होते हैं कि हमारा एक सेल किसी दूसरे सेल से राब्ते करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए नर्व इम्पल्स का यूज़ नहीं करता, बल्कि ये सेल कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करता है। ये केमिकल दूसरे सेल के पास आते हैं और यहाँ आके रिस्पॉन्स देते हैं। इस सिस्टम को हम कहते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन यानी एंडोक्राइन सिस्टम। शुरू करते हैं भाई। एंडोक्राइन केमिकल कोऑर्डिनेशन है क्या। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। यानी ये जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है इसमें ग्लैंड होते हैं और वो ग्लैंड स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो ग्लैंड जो है वो हार्मोन यानी कुछ केमिकल बनाते हैं। वो हार्मोन यानी केमिकल इफेक्टर तक आते हैं और इफेक्टर पे आके उससे रिस्पॉन्स दिलवाते हैं। तो इसलिए ये भी एक कोऑर्डिनेशन ही है। अब एंडोक्राइन ग्लैंड किसको कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड हम कहते हैं डिस्क्रीट ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कुछ सेल उनका ग्रुप वो क्या करें विच मेक स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो एक खास ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए, उस केमिकल का नाम होगा हार्मोन। विच रीचेज द टारगेट टिश्यू बाय ब्लड, और वो हार्मोन बनाने के बाद ब्लड में शामिल हो जाए और ब्लड के थ्रू वो टारगेट तक आए और वहाँ आके रिस्पॉन्स दे। अच्छा, एंडोक्राइन ग्लैंड, एक और ग्लैंड भी होते हैं जिनको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। पहले इन दोनों में फ़र्क कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स आप एक देख रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का स्ट्रक्चर। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर बहुत सारे सेल होते हैं जो कि स्पेशल केमिकल्स पैदा कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं हार्मोन। ये आप एक टिश्यू का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये टिश्यू के आउटर सेल्स हैं, ठीक है, एपिथेलियल सेल। ये उसके एंडोक्राइन सेल है जिन्होंने हार्मोन बनाने हैं। अच्छा, अब इन सेल्स ने हार्मोन बनाने के बाद बाहर खारिज नहीं किए, बल्कि अंदर से ही ब्लड में डाल दिए। ये ब्लड की नाली है। अब ब्लड के थ्रू ये हार्मोन ट्रेवल करते हुए टारगेट तक पहुंचेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन पैदा करते हैं TSH। पैदा करने के बाद क्योंकि ब्लड की नालियाँ, बारीक बारीक नालियाँ हर जगह होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड उस हार्मोन को ब्लड में फेंक देता है। अब वो ब्लड फ्लो करता हुआ आपके थायराइड तक आता है, ठीक है, उसके अंदर TSH हार्मोन है और वो हार्मोन थायराइड पे असरअंदाज होता है, यानी उस हार्मोन का टारगेट टिश्यू थायराइड है, तो ब्लड के थ्रू पहुंचाया गया। ऐसा कोई भी हार्मोन कहलाता है एंडोक्राइन हार्मोन और इस ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। अच्छा भाई, इसके बाद ये दूसरे नंबर पे एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में भी कुछ सेल्स होते हैं और वो सेल्स फॉर एग्जांपल ये है जी, कुछ सेल जो एक्सोक्राइन हार्मोन बनाएंगे। अब इन सेल्स ने हार्मोन बनाने के बाद उस हार्मोन को ब्लड में शामिल नहीं करना, बल्कि इन्होंने उस हार्मोन को बाहर निकाल देना है। ये आप देख रहे हैं कि इन सेल्स ने हार्मोन बनाने हैं और वो हार्मोन इस कैविटी के थ्रू बाहर आ जाएंगे। जैसे कि आपके स्वेट ग्लैंड एक्सोक्राइन है। आमतौर पे हम एंडोक्राइन ग्लैंड को कह देते हैं डक्टलेस, जो कि सही है। ये वाकई में डक्टलेस होते हैं, बगैर नाली के होते हैं, क्योंकि उन्होंने अंदर ही अंदर ब्लड के अंदर हार्मोन शामिल कर देने, इसलिए एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन जो है ये हम इनको कह देते हैं डक्ट वाले ग्लैंड, लेकिन ये हमेशा डक्ट वाले नहीं होते। जैसे आपके स्वेट ग्लैंड एक्सोक्राइन है, मतलब वो हार्मोन बाहर भेज देते हैं, अपने सेल्स में से बाहर निकाल देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्टमक जो है वो भी गैस्ट्रिक जूस पैदा करता है, यहाँ पे उसने भी हार्मोन बनाए, सेल्स नहीं, और वो हार्मोन किधर आ गए, बाहर आ गए सेल्स से, और बाहर कहाँ आ गए, कैविटी में। तो ये भी एक्सोक्राइन है। अच्छा, आमतौर पे जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो डक्ट वाले भी हो सकते हैं, डक्टलेस भी। बस बात ये है कि उन्होंने ब्लड में हार्मोन नहीं भेजने, बल्कि उन्होंने किसी और रास्ते से टारगेट तक भेजने हैं। फॉर एग्जांपल जो आपका पेंक्रियाज है, पेंक्रियाज आपको पता है कि पेंक्रियाटिक जूस पैदा करता है, ये पेंक्रियाज है।
और वो पैंक्रियाटिक जूस खुराक की डाइजेशन में हेल्प करता है और वो एक नाली के थ्रू आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिया जाता है यहाँ पे। तो ये फिर पैंक्रियाज का ये वाला जो फंक्शन हुआ, यानी पैंक्रियाज का ज़्यादातर हिस्सा एक्सोक्राइन है, लेकिन पैंक्रियाज उसके साथ इंसुलिन और ग्लूकागॉन भी पैदा करते हैं। अब इंसुलिन और ग्लूकागॉन जो है ये ब्लड के थ्रू टारगेट तक पहुंचते हैं, इसलिए पैंक्रियाज एक्सोक्राइन यानी डक्ट वाला भी है और एंडोक्राइन यानी कि डक्ट के बगैर अपने कुछ हार्मोन भी बनाता है। हार्मोन हम कहते हैं स्पेशल केमिकल सब्सटेंस सिंथेसाइज्ड एंड सिक्रीटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये एक ख़ास केमिकल होता है जो ग्लैंड ने बनाया होता है और वो ग्लैंड उसको टारगेट तक पहुंचाता है, विच अफेक्ट टारगेट टिश्यू, और ये टारगेट टिश्यू पे आके अफेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक ग्लैंड है, इस ग्लैंड ने एक हार्मोन बनाया, एक केमिकल बनाया। अब ये केमिकल ब्लड के थ्रू कहाँ पे आएगा, टारगेट सेल तक आएगा। ये जैसे टारगेट सेल है, टारगेट सेल के ऊपर कुछ खास रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं, उन रिसेप्टर्स पे ये हार्मोन आएगा और कोई ख़ास चेंज लेके आएगा इस सेल में, उसको हम रिस्पॉन्स कहेंगे। तो हार्मोन का लफ्ज़ी मतलब है, ये ग्रीक लैंग्वेज में से ये लफ्ज़ निकला है और इसका मतलब है एक्साइटिंग, यानी कि किसी चीज़ को स्टिमुलेट करने वाली चीज़, या सेटिंग इन मोशन यानी हरकत देने वाली चीज़। अब हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, डू नॉट इनिशिएट न्यू रिएक्शन, कोई नया रिएक्शन शुरू नहीं करना, बट क्या करना है, या तो एक्सेलरेट कर देना है यानी तेज कर देना है, या इनहिबिट यानी स्लो कर देना है ऑलरेडी अक्रिंग रिएक्शन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक आपको सादा सी मिसाल देता हूँ, हमारी बॉडी में एक रिएक्शन चल रहा है जिसमें ग्लूकोज को कन्वर्ट किया जाता होता है ग्लाइकोजन में। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ग्लूकोज अब छोटा मॉलिक्यूल होता है, ग्लाइकोजन एक बड़ा मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज जुड़े हुए होते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल एक हार्मोन इंसुलिन निकलेगा, वो इंसुलिन क्या करेगा, वो इंसुलिन इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की अंदर कन्वर्जन को तेज़ कर देगा, इंसुलिन का जो हार्मोन है। तो देखिए उस इंसुलिन के बगैर भी रिएक्शन हो रहा है लेकिन स्लो होगा, लेकिन जब इंसुलिन आ जाएगा तो वो ग्लूकोज को तेज़ी से डिक्रीज़ करेगा, ठीक है। इसके मुकाबले में ग्लूकागॉन जो है वो निकलेगा तो वो इस रिएक्शन को बढ़ा देगा, यानी वो ग्लाइकोजन के ब्रेक डाउन को तेज़ कर देगा, यूं आपके अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ने लग जाएगा। यानी कि दोनों ने कुछ नया नहीं किया बल्कि एक ऑलरेडी अकरिंग रिएक्शन को रेगुलेट किया है। तो यही हार्मोन का काम होता है कि हार्मोन नए रिएक्शन शुरू नहीं करते बल्कि जो रिएक्शन हो रहे होते हैं उनको रेगुलेट करते हैं, चाहे वो इंजाइमेटिक रिएक्शन हो चाहे वो कोई जनरल रिएक्शन हो। और हमारी बॉडी में ज़्यादातर जो इंजाइमेटिक रिएक्शन ही होते हैं, बाकी और जो चेंजेस है जैसे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, इनको भी हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। हमारी कुछ शॉर्ट टर्म चेंजेस होती है उनको भी हार्मोन कंट्रोल करते हैं। शॉर्ट टर्म चेंजेस जैसे ग्लूकोज लेवल का बढ़ना कम होना, इसको हार्मोन कंट्रोल कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म चेंजेस जैसे सेक्सुअल मैच्योरेशन, आपके वक्त के साथ दाढ़ी आती है, मूंछें आती है मर्दों में, खवातीन में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होती है, ये जो सारी चेंजेस है हार्मोन लेके आते हैं। इसी तरीके से हमारी ग्रोथ, हाइट, इसको भी हार्मोन कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी, हार्मोन्स जो हैं ये किस तरह के होते हैं, हार्मोन्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया, बहुत ज़रूरी है हार्मोन। ये केमिकली हार्मोन 4 कैटेगरीज में डिवाइड है। पहले नंबर पे हार्मोन प्रोटीन के बने हुए हो सकते हैं, दूसरे नंबर पे अमाइनो एसिड या उसके डेरिवेटिव, और तीसरे नंबर पे पॉलीपेप्टाइड। पहले देखिए अमाइनो एसिड क्या होता है। आपको पता है अमाइनो एसिड प्रोटीन का बिल्डिंग ब्लॉक है। ये जैसे एक अमाइनो एसिड है, अगर आप इसका कोई एक एटम हटा दें, कोई ग्रुप ऑफ एटम हटा दें, उसकी जगह कोई और एटम लगा दें, फिर उसको बोलेंगे डेरिवेटिव। तो ये हार्मोन्स जो है यानी काफ़ी सिंपल भी हो सकते हैं, बहुत छोटे छोटे केमिकल्स पे मुश्तमिल अमाइनो एसिड पे, या बाज़ औक़ात ये पॉलीपेप्टाइड पे मुश्तमिल होते हैं। पॉलीपेप्टाइड जब कुछ अमाइनो एसिड चेन बना लें, ये चंद एक अमाइनो एसिड है, पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए से जुड़ गए तो ये क्या बन गया, पॉलीपेप्टाइड। और अगर बहुत सारे हार्मोन यानी बहुत लंबी पॉलीपेप्टाइड बन जाए और वो एक ख़ास अरेंजमेंट में आ जाए, फिर हम उसको प्रोटीन कहेंगे। जैसे ये एक स्पेसिफिक शेप है, इसमें बहुत सारे अमाइनो एसिड लगे हुए हैं, तो ये प्रोटीन है। तो हार्मोन या तो प्रोटीन पे मुश्तमिल है यानी कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड की चेन्स, या एक अमाइनो एसिड यानी अमाइनो एसिड के डेरिवेटिव्स, या फिर पॉलीपेप्टाइड, या फिर स्टीरॉइड जो कि लिपिड की एक क्लास है, लिपिड का एक ग्रुप है। प्रोटीन के बने हुए हम जो हार्मोन्स हैं उनमें इंसुलिन और ग्लूकागॉन शामिल है। दोनों का फंक्शन मैं यहाँ आपको बता चुका हूँ। ये प्रोटीन के बने हुए हैं, पैंक्रियाज दोनों को बनाता है। और इसके लिए आप ये टर्म याद रख ले, पिग
यानी जो हार्मोन प्रोटीन का बना हुआ है वो है इंसुलिन और ग्लूकागॉन। अब जी अमीनो एसिड एंड डेरिवेटिव के बने हुए हार्मोन है थायरॉक्सिन। ये जो थायरॉक्सिन है ये आपके थायराइड ग्लैंड से निकलता है और ये आपके अंदर एनर्जी पैदा करता होता है, याद रखिएगा, आगे हम पढ़ेंगे इसको। एपिनेफ्राइन का एक और नाम भी होता है, इसको एड्रीनलिन भी कहते हैं और नॉर एपिनेफ्रिन को नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं। ये नाम भी याद रखिएगा। और ये दोनों इमरजेंसी हार्मोन है, ये एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन, और ये आपके एड्रीनल ग्लैंड से निकलते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसको याद रखने के लिए आप ये वर्ड याद रखें, एड यानी अमाइनो एसिड एंड डेरिवेटिव, 10 थायरॉक्सिन, एपिनेफ्राइन, नॉर एपिनेफ्राइन। आगे बढ़े, पॉलीपेप्टाइड यानी अमाइनो एसिड की छोटी चेन्स पे कुछ हार्मोन्स मुश्तमिल होते हैं, उसमें शामिल है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है और जिसका काम होता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन चाइल्ड बर्थ यानी डिलीवरी के टाइम पे, और उसके साथ साथ ये ऑक्सीटोसिन एक काम और करता है, इजेक्ट मिल्क यानी फीमेल में जो ब्रेस्ट होते हैं उनमें मिल्क की इजेक्शन करवाता है। एडीएच जो है एंटी डायूरिटिक हार्मोन इसका पूरा नाम है, या इसको विजोप्रेसिन कहते हैं। ये आपके नेफ्रॉन में से रीअब्जॉर्प्शन ऑफ पानी का काम करता है, यानी कि ये आपका नेफ्रॉन है तो नेफ्रॉन में से पानी को वापस जज़ब करेगा, इसलिए जब आपकी बॉडी में पानी कम होगा तो फिर ये हार्मोन सिक्रीट होगा और ये पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। स्टीरॉइड के बने हुए जो हार्मोन है, स्टीरॉइड एक लिपिड की क्लास है। स्टीरॉइड जो है इसमें लिपिड के 4 रिंग्स होते हैं इस तरह से, एक बेंजीन का ये रिंग, फिर एक रिंग, अगला रिंग, फिर यहाँ पे 2 रिंग और होते हैं। इस तरीके से ये 4 रिंग्स पे मुश्तमिल होती है स्टीरॉइड। तो स्टीरॉइड हमारे अंदर ये ताकत की कुछ दवाइयाँ भी मिल जाती होती है बाज़ार से, उनको भी स्टीरॉइड कहते होते हैं। मसनूई दवाइयाँ जो आपको जल्दी मतलब ग्रो आपको करवा देती है, वेट बढ़ा देती है। बहरहाल स्टीरॉइड में एस्ट्रोजन आ जाते हैं यानी सेक्स हार्मोन, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन फीमेल में है, टेस्टोस्टेरोन मेल में है। इन दोनों को मैं कह सकता हूँ सेक्स हार्मोन है। ये सिक्रीट होते हैं, ये स्टीरॉइड है। फिर जी कॉर्टिकोस्टीरॉइड। कॉर्टिकोस्टीरॉइड दरअसल कुछ ऐसे हार्मोन है जो आपका एड्रीनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है। हमारे किडनी के ऊपर एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम होता है एड्रीनल ग्लैंड, आगे हम पढ़ेंगे इसको। तो एड्रीनल ग्लैंड का जो आउटर रीजन है उसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, उससे ये हार्मोन निकलते हैं। तो ये याद रखने हैं आपने, ये स्टीरॉइड है। तो हमारे अंदर सेक्स हार्मोन जो स्टीरॉइड है या एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन स्टीरॉइड है। तो इसलिए हमें लिपिड की भी ज़रूरत पड़ती है हार्मोन्स को बनाने के लिए। ये बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है हार्मोन की कंपोजिशन। आगे आए तो हम एक ग्लैंड को पढ़ेंगे विच इज़ हाइपोथैलेमस। आपको पता है हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक हिस्सा है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। तो हाइपोथैलेमस क्योंकि कुछ हार्मोन भी बनाता है इसलिए हम हाइपोथैलेमस को एक ग्लैंड कंसीडर करते हैं, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है ये आप हाइपोथैलेमस को देख रहे हैं, यानी कि ये जो मैंने बनाया है ये है हाइपोथैलेमस, दिस वन इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में ये वाले जो सेल है रेड कलर के, इन सेल्स को कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल कुछ हार्मोन बनाते हैं और उन हार्मोन्स को किधर भेज देते हैं, पोस्टीरियर लूप में भी भेजते हैं और एंटीरियर में भी भेजते हैं ये सेल्स। अब ये सारा काम कैसे होता है, ये आपका जो हाइपोथैलेमस है ये आपके ब्रेन का क्योंकि हिस्सा है तो इसको बहुत सारे स्टिमुलस मिलते हैं, यानी बॉडी की तरफ से कई मैसेजेस मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं ऑस्मोरिसेप्टर, ऐसे सेल जो पानी को डिटेक्ट करेंगे आपके ब्लड के अंदर कितना पानी है और उसमें कितने नमकियात है। अगर हाइपोथैलेमस को लगे कि आपके ब्लड में पानी कम है, फिर हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करता है, फिर हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता होता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है एडीएच। याद रखें हाइपोथैलेमस ने एडीएच बनाना है और बना के किस में रिलीज कर देना है, पोस्टीरियर लूप ऑफ पिट्यूटरी में। वहाँ से ये ब्लड में शामिल होना है, जैसे ये ब्लड की नालियाँ आ रही हैं पिट्यूटरी के अंदर और ये जा रही हैं तो वहाँ से ब्लड में शामिल होगा। इसका मतलब है कि एडीएच हार्मोन दरअसल पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं आता, वो हाइपोथैलेमस से आता है, इसलिए हाइपोथैलेमस एक ग्लैंड है। तो यहाँ पे मैनी सेंसरी स्टिमुलाई कन्वर्टेड इनटू केमिकल रिस्पांस, यानी कि जब एक मैसेज मिलता है ब्रेन को उस मैसेज के मुताबिक आपने रिस्पांस देना होता है, जैसे मैंने आपको एडीएच की एग्जांपल दी, तब हाइपोथैलेमस उस केमिकल सिक्रीट यानी हार्मोन सिक्रीट करता है। तो 2 हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस में बनते हैं, एडीएच एंटी डायूरिटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। इनका आगे हम जिक्र पढ़ेंगे पोस्टीरियर लूब में।
अच्छा, सिंथेसाइज्ड बाय न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स ऑफ हाइपोथैलेमस, ये जो हाइपोथैलेमस के ये सेल है इनको कहते हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल। एक ऐसा न्यूरॉन जो सिक्रीशन का काम भी करे। स्टोर्ड इन सेल एंडिंग, और ये सेल की एंडिंग में स्टोर हो जाती है। जैसे ये न्यूरोसेक्रेटरी सेल है, इसका जो आखिरी हिस्सा है उसको कहते हैं एंडिंग, यहाँ पे ये हार्मोन भर जाते हैं। फिर जब स्टिमुलस मिलता है तो वहाँ से ये पोस्टीरियर लूब में चले जाते हैं और पोस्टीरियर से ब्लड में आ जाते हैं। फिर हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ और सेल्स भी होते हैं, वो सेल यहाँ पे होते हैं हाइपोथैलेमस में। यहाँ पे कुछ और सेल्स भी हैं, वो सेल क्या करते हैं, रिलीज अ बैटरी ऑफ रिलीजिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। वो दो तरह के हार्मोन्स बनाते हैं और उसको इंटीरियर लूब में डाल देते हैं। वो हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, एक ऐसा हार्मोन जो किसी दूसरे हार्मोन को रिलीज करवाने में हेल्प दे। इसकी आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, हमारा जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो आपके पिट्यूटरी से निकलता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। और वो निकलता कैसे है, जब आपका हाइपोथैलेमस थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर खारिज करता है। यानी हाइपोथैलेमस ने एक चीज़ खारिज करनी है, उस चीज़ का नाम क्या है, उस चीज़ का नाम है थायरोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। ये हाइपोथैलेमस ने भेजा और किधर आया, ये एंटीरियर लूब में आया और फिर एंटीरियर लूब ने TSH बनाना है। तो ये एग्जाम्पल है। तो फिर इसका मतलब ये जो TRF है ये एक रिलीजिंग हार्मोन है, यानी ये अगर रिलीज हुआ तो उसके जवाब में इस हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ेगी। इसी तरीके से कुछ इनहिबिटिंग फैक्टर भी ये रिलीज करता होता है। इनहिबिटिंग फैक्टर एक ऐसा हार्मोन होता है जो किसी दूसरे हार्मोन की सिक्रीशन को बंद करवाए। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोलेस्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। यानी जब फीमेल में कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो उस टाइम उनमें मिल्क प्रोड्यूस नहीं करवाना, तो उसके लिए एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है प्रोलेस्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर। वो प्रोलेस्टिन को बंद करवा देता है। याद रखिए, प्रोलेस्टिन एंटीरियर लूब से निकलने वाला एक हार्मोन है जो मिल्क प्रोड्यूस करवाता है। और उसको इनहिबिट कैसे किया जाता है, प्रोलेस्टिन इनहिबिटिंग फैक्टर की हेल्प से। आखिर पे जी, ये जो मैंने आपको बताया कि रिलीजिंग हार्मोन या इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, ये क्या करते हैं, कंट्रोल सिक्रीशन ऑफ वेरियस ट्रॉपिक हार्मोन। ये कई सारे ट्रॉपिक हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। ट्रॉपिक हार्मोन एक ऐसा हार्मोन होता है जो एक ग्लैंड से निकल के दूसरे ग्लैंड पे असरअंदाज हो। जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी से निकला, एड्रिनल इस थायराइड ग्लैंड पे असरअंदाज हुआ, तो वो एक ट्रॉपिक हार्मोन है। तो ये ट्रॉपिक हार्मोन को, ग्रोथ हार्मोन को, जैसे सोमैटोट्रोपिन पिट्यूटरी से निकलता है, सोमैटोट्रोपिन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, लेकिन उसको निकलवाता कौन है, उसको हाइपोथैलेमस। यानी हाइपोथैलेमस एक चीज़ भेजता है जिसका नाम होता है सोमैटोट्रोपिन रिलीजिंग फैक्टर। वो फिर आगे से उस सोमैटोट्रोपिन को तेज़ करता है। और ये हार्मोन जो है प्रोलेस्टिन जो है, ये मिल्क प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन है, इसको भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का एक केमिकल कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन और साथ पहले ग्लैंड यानी हाइपोथैलेमस का इंट्रोडक्शन। हमारी बॉडी में 20 के करीब और भी इस तरह के एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सारे तो नहीं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं हम उनको ज़रूर पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए। आज का लेक्चर यहीं तक था। अल्लाह हाफिज़।